हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के मस्ट वीवीआई प्रश्न देखेंगे जो सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है। और सब्जेक्टिव प्रश्न सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्न के ये पार्ट दूसरा वीडियो है। पार्ट ये सेकेंड है। ये पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन 10 तक देख लिए थे। यहाँ पर देखिए, जैसे कि क्वेश्चन ये था, इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका पर लघु टिप्पणी लिखे। ये पार्ट 1 में हम करा दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए थे। ठीक है, ये सब कर लिए थे। इसके बाद ये क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए फटाफट से क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद करके जाना है। दांडी यात्रा पर एक टिप्पणी लिखे, इस क्वेश्चन को भी हम लोग किए हैं पार्ट 1 में। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, उसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 1 में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। 4th नंबर क्वेश्चन था कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारणों की व्याख्या करें। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे भी आप लोग को छोड़ना नहीं है। जितना भी हम कराए हैं उसको आप लोग को याद करके जाना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल था कि रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। रॉलेट एक्ट क्या था इसके बारे में बताना है, तो इसको भी हम लोग कर लिया है पार्ट 1 में। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट सवाल था कि अक्टूबर क्रांति पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। अक्टूबर क्रांति पर और अक्टूबर क्रांति क्या है इसको बताना था, तो इसको भी हम लोग अच्छे से किए हैं। इसके अंतर देखो कितना अच्छा से शानदार तरीके से लिखा गया है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल था कि राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। इसको भी हम लोग ने किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे देखिए, फिर यहाँ पर इसका हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि आर्थिक विकास की माप किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो आर्थिक विकास के माप में राष्ट्रीय आय से, फिर प्रति व्यक्ति आय से हम लोग इसका आंसर आप किए हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन किया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को वर्णन करना था, तो इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया था आंसर यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसको भी हम लोगों ने किया था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसको भी हम लोग ने किया था कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है तथा जिसके द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, इसको भी हम लोग ने पार्ट 1 में कर लिया था। ओके, आगे देखिए सवाल क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग ने कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मनुष्य के सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन का संचालन मुद्रा के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी मौद्रिक प्रणाली वो प्रणाली होता है जिसमें खरीद बिक्री मुद्रा से किया जाता है। और वहीं पे वस्तु विनिमय में क्या होता था कि वस्तु विनिमय में वस्तुओं का अदला बदली होता था। लेकिन मौद्रिक प्रणाली में क्या हो जाएगा कि वस्तुओं का खरीद बिक्री किससे होगा, मुद्रा से होगा। ठीक है, इस प्रणाली से पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की अन्य वस्तुएं खरीदता है। चूँकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम में कार्य करती है, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग सेम इसी प्रकार से कीजिएगा। ये पार्ट 1 में इसको हम लोग ने देखा था बहुत अच्छा से। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए यहाँ से चालू होता है पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम लोग ने किए थे पहले पार्ट 1 में। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर किस प्रकार देंगे। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बारदोली सत्याग्रह का कारण क्या था, क्या यह सत्याग्रह सफल रहा, इसको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी मस्ट वीवीआई प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए तो इसका आंसर सेम ऐसा ही लिखेंगे कि बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर करों यानी टैक्स का बढ़ाया जाना था। किसानों से लगान की बढ़ी हुई 22% की कर वृद्धि को चुकाने का फरमान जारी हुआ। बारदोली के किसानों ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया। इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन के समर्थन में के.एम. मुंशी तथा लालजी
नारन ने बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। 2 अगस्त 1928 को महात्मा गांधी भी आंदोलन में शामिल हो गए। सरकार को झुकना पड़ा और लगान की राशि को 22% से घटा करके 6% कर दिया गया। इसी आंदोलन में महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। देखिए, जो बारदोली सत्याग्रह था, ये क्या था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर जो टैक्स बढ़ा करके 22% कर दिया गया। इसी को विरोध करने लगे किसान और इसी को विरोध करने लगे, तो यहाँ पर सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने इनको बातों को माना और 6% यहाँ पर 22% से 6% कर दिया। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे ठीक ऐसा ही क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को लिख करके आंसर आप लोगों को कर लेना है और इसका आंसर आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसको पूरा मैं डीपली नहीं बताऊँगा, पूरा डीपली बताऊँगा तो समय लग जाएगा। अब आप लोगों के पास समय बहुत कम है, 4 से 5 दिन है, तो आप लोगों को केवल इसको आंसर याद करना है। ठीक है, पूरा डीपली समझेंगे और डीपली में समझाऊंगा तो समय काफ़ी लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल ये है, बोल रहा है कि सूचना, देखो प्रश्न बोल रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, सूचना के अधिकार आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि इसकी शुरुआत 1990 ईस्वी में राजस्थान से हुई। विभिन्न सरकारी कार्यों में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी का सार्वजनिक करने की मांग की गई। यानी जो मजदूरी दी जाती है सभी सरकारी कार्यों में, उसको मजदूरी को जो दिया जाता है उसको सार्वजनिक करने की मांग की गई कि ताकि सब कोई जाने कि इसको कितना रुपया मिलता है। सरकारी दस्तावेज को गोपनीय बताकर दिखाने से इनकार कर दिया जाता है। फलतः दस्तावेज को सार्वजनिक करने के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस आंदोलन को सूचना का अधिकार आंदोलन नाम दिया गया। अंततः राजस्थान सरकार ने सन 2000 ईस्वी में सूचना का अधिकार संबंधी कानून बनाया। 2005 में ईस्वी में केंद्र सरकार ने भी सूचना अधिकार कानून पारित किया। देखिए क्या हुआ, सूचना के अधिकार आंदोलन में क्या किया गया कि जो भी सरकारी कार्य में मजदूर थे उनके जो मजदूरी था वो सार्वजनिक करने की मांग की गई। उसमें क्या किया गया कि सरकार द्वारा उसे सरकारी दस्तावेज को गोपनीय बता करके उसे सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया गया और फलतः दस्तावेज को सार्वजनिक करने के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गए। जैसे ही आंदोलन प्रारंभ किए गए, विरोध किए जाने लगे, तो क्या किया गया, उसे एक सूचना के अधिकार की कानून बनाया गया। राजस्थान सरकार ने 2000 ईस्वी को क्या की, तो सूचना के अधिकार कानून बनाई। उसके बाद केंद्र सरकार ने भी 2005 ईस्वी में बनाया। बहुत यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है, ये पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि सूचना के अधिकार कानून को बनाया गया, तो 2005 में बनाया, केंद्र सरकार ने बनाया। ठीक है, और राजस्थान सरकार ने कितना बनाया, तो 2000 ईस्वी को बनाया। तो आपको आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूचना के अधिकार कानून कब बनाया गया, तो आपको 2005 देना है। जब तक कि ये ना कहे कि राजस्थान, जब ये कहेगा कि राजस्थान में कब बनाया गया, 2000 में, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। प्रश्न है कि संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए केंद्र को शक्तिशाली स्वरूप दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच टकराव से बचने के लिए केंद्र सूची, राज्य सूची, एक समवर्ती सूची के अंतर्गत शक्तियों को बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को पर्याप्त अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे तो पूरा फुल नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी करते हैं, फटाफट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है। आप लोग इसे लिख लेंगे और इसे याद करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है ग्राम कचहरी के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम कचहरी। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम कचहरी का गठन करने का प्रावधान है। इसका गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। इसका गठन किससे किया जाता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत एक निर्वाचन सरपंच और निश्चित संख्या में निर्वाचन पंच होते हैं। एक पंच लगभग 500 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ग्राम कचहरी में भी
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। इसका कार्यकाल, कार्यसीमा कितना वर्ष तक होता है? तो 5 वर्ष तक होता है, 5 साल तक होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आगे सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि बाह्य स्रोती से क्या समझते हैं आप? बाह्य स्रोती से किसे कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज आउटसोर्सिंग? इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार लिखना आप लोगों को, कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी संबंधित नियमित सेवाएं अपनी कंपनी के स्थान पर किसी बाहरी या विदेशी संस्था से प्राप्त करती है, तो ऐसी सेवाओं को हम लोग बाह्य स्रोती कहते हैं या बाह्य स्रोती कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिएगा ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी संबंधित नियमित सेवाएं अपनी कंपनी के स्थान पर किसी बाहरी या किसी विदेश संस्था से प्राप्त करती है, तो ऐसी सेवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य स्रोती कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग के आंसर इसका देना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। प्रश्न बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? काफ़ी शानदार सवाल है और प्रश्न ये लिख लो, मोहर मार लो, प्रश्न ये पक्का आएगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, ये सबको पता होना चाहिए। काफ़ी शानदार सवाल है, इसको आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि वित्तीय संस्थाएं देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधित कार्यों का संपादन करती है। ये संस्थाएं कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है, यानी कर्ज देने का काम करती है। इससे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे वित्तीय संस्थान कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से देंगे तो आपको पूरा फुल नंबर के फुल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। प्रश्न है कि वैश्वीकरण के अंगों का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर 87 नंबर हो गया। ठीक, तो देखो वैश्वीकरण के 5 मुख्य निम्नलिखित अंग है। पहला अंग है कि व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, अर्थात इसमें लिखेंगे हम लोग कि व्यापार अवरोधों को कम करना ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं का आसानी से आदान प्रदान हो सके। इसका अभिप्राय यह हुआ कि विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं मुफ्त रूप से बेच सकती है और इसी प्रकार भारतीय कंपनियां विदेशों में अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं बेच सकती है। यानी वो भारत में अपना वस्तु बेचने के लिए क्या है? स्वतंत्र रहनी चाहिए। ठीक, आगे देखिए। सेकेंड है पूंजी का निर्बाध प्रवाह। ऐसा वातावरण कायम करना जिससे विभिन्न देशों में पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके। इसका अर्थ यह हुआ कि विदेशी पूंजीपति भारत में निवेश कर सकते हैं और भारतीय पूंजीपति विदेशों में निवेश कर सकते हैं। मतलब कि जो पूंजी का निर्बाध प्रवाह, मतलब कि कोई भी पूंजीपति अपना पूंजी को निवेश कहीं भी आसानी से कर सके। ठीक, थर्ड है कि प्रौद्योगिकी तथा या तकनीकी का निर्बाध प्रवाह, यानी उसी प्रकार से क्या होना चाहिए? प्रौद्योगिकी जो तकनीक है, तकनीक का भी आराम से मतलब बिना किसी रोकथाम को कर सकते हैं। ऐसा वातावरण कायम करना कि बिना किसी प्रतिबंध के एक देश दूसरे देश से तकनीकी या प्रौद्योगिकी आयात कर सकता है। ठीक है, ये भी क्या है? वैश्वीकरण के अंग है। फोर्थ नंबर है कि श्रम का निर्बाध प्रवाह, ऐसा वातावरण बनाना कि विभिन्न देशों में श्रम बिना किसी बाधा के आ जा सके। मतलब कि श्रमिक जो है, मजदूर है, मतलब कि भारत का मजदूर दूसरे देश में जा सके और दूसरे देश से भी मजदूर यहाँ भी आ सके, इसे बोलते हैं श्रम का निर्बाध प्रवाह। ठीक है, 5 नंबर है पूंजी के पूर्ण परिवर्तनशीलता।
पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता भी वैश्वीकरण का आवश्यक अंग है। जैसे कि मान लो कि अमेरिका से डॉलर है, वो भारत में आए तो रुपये में चेंज हो जाए, तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, पूंजी का पूर्ण परिवर्तन करना। ठीक, नेक्स्ट